अंशु जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी परिवारवादी पार्टी कहा, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, और दूसरी ओर आपकी नेता हर उस जगह जाना चाहती हैं जहां कुछ भावनात्मक इशू खड़ा हो, लेकिन मुश्किल ये है कि वो तो मेहनत कर रही हैं, यानी वो एक तरफ से बाल्टी भरने की कोशिश कर रही है लेकिन बाल्टी में छेद है, पानी निकलता जा रहा। अब बताइए, जब वो वहां ललितपुर में संघर्ष कर रही थी प्रियंका गांधी, तो यहां हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक सपा ज्वाइन कर रहे थे। अब कैसे चलेगा ऐसे? अमिताभ जी, आपने दो सवाल पूछे। पहला तो अमित शाह जी ने जो परिवारवाद को लेकर आरोप लगाया है जी, तो ये स्वाभाविक है। ये अमित शाह जी कोई पहली बार बात नहीं कर रहे हैं, और ये वही बात कर रहे हैं जो आरएसएस की सोच है। आरएसएस कभी नहीं चाहता कि लोगों के जो परिवार है वो फले और फूले। उनको देश के लोगों के परिवारों से भी नफरत है। इसीलिए तो जितनी सरकार की नीतियां थी उससे सिर्फ और सिर्फ जनता परेशान हुई, पीड़ित हुई। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चरित्र को पहचान चुकी है। अब परिवार कोई होना बुराई नहीं होती, लेकिन अमित शाह जी नहीं, परिवार होना बुराई नहीं अंशु भाई, परिवार होना बुराई नहीं, परिवारवाद होना बुराई हो जाती है लोकतंत्र में। परिवारवाद भी, परिवार तो ठीक ही है, परिवार तो हो गई, कुछ नहीं। देखिए, परिवारवाद से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नियत क्या है, सोच क्या है। अगर नियत जन सेवा की है, सोच की है, तो परिवारवाद बिल्कुल बुरा नहीं। अगर डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बनता है तो इसमें क्या बुराई, अपनी प्रतिभा से आता है। नेता का बेटा जनता के बीच में जाता है और लोगों से जनादेश लेता है, तो इसमें क्या बुराई है। भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे ऐसे तमाम उदाहरण हैं। इसका मतलब उनको इससे पहले वसुंधरा राजे से पूछना चाहिए, रमन सिंह से पूछना चाहिए, राजनाथ सिंह जी से पूछना चाहिए। तो सबसे पहले जिनके घर शीशे के होते वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, ये पहली बात है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए, ये इमोशनल पहलू नहीं जहां प्रियंका गांधी जी जा रही, हर जगह पर सरकार अपराधियों के साथ खड़ी नजर आई और पीड़ित न्याय के लिए दरबदर भटकता नजर आया। लखीमपुर की घटना हो, हाथरस की घटना हो या आज ललितपुर की घटना हो, वाकई में जितना दुखद है। हम तो ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी जी जा रही हैं, दूसरे पार्टियों को भी जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की पहली जिम्मेदारी है कि वो सबसे पहले प्रदेश के जो पीड़ित हैं उनके साथ खड़े हों। जब वो नहीं खड़े होते हैं तो हमारी विपक्ष के नाते नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनके साथ खड़े हों, उनके दुख दर्द को बांटें। ये अलग बात है कि उनके परिवार के जो व्यक्ति चला गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन सभी संवेदना जताते हैं, हम भी जता रहे हैं और उनको एक भरोसा दिला रहे हैं कि बीजेपी की सरकार से ठीक है। अंशु अवस्थी, ठीक है, एक टिप्पणी मैं करूंगा जो वक्तव्य अंशु अवस्थी ने दिया उस पर, फिर मनोज यादव के पास जाऊंगा। परिवारवाद पर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो, वकील का बेटा वकील हो, मास्टर का बेटा मास्टर हो, नेता का बेटा नेता हो, कोई दिक्कत नहीं। जब राजनीति में परिवारवाद शब्द का इस्तेमाल होता है तो उसका आशय होता है राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री। तब अंशु अवस्थी या मनोज यादव की स्थिति और उनकी स्थिति समान नहीं रहती, खेल का मैदान ही अलग हो जाता है। एक आदमी की सारी उम्र बीत जाती है प्रधानी की टिकट लेने में, एक पैदा ही होते हैं टिकट बांटने के लिए, तो दोनों में अंतर है, इसलिए परिवारवाद पर चर्चा होती है। मनोज यादव, जो शुरुआत में मैंने सवाल आपसे किए थे, कुछ आवाज में तकनीकी समस्या थी, वही सवाल अगर आपके स्मरण में तो ठीक है, मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में मुलायम सिंह यादव के समय में हुई गोलीकांड जो हुआ था अयोध्या में, राम भक्तों पर जो गोली चलाई गई थी, उसका उल्लेख फिर किया है। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने भी उसका उल्लेख किया था, आज अमित शाह ने फिर उसका उल्लेख किया और विस्तार से उल्लेख किया। उसके साथ राम मंदिर के निर्माण की इस आज की घटना को भी जोड़ा है। दूसरा, उन्होंने सवाल उठाया कि कोरोना काल में
जब प्रदेश में हाहाकार मचा था उस वक्त आपके अध्यक्ष कहां थे? उन्होंने कहा जो लोग विदेश में घूमने चले गए थे उस वक्त वो लोग नए कपड़े सिलवा के अब चुनाव में आ गए। मनोज जी। देखिए, चूंकि आपके अंतिम सवाल का जवाब परिवारवाद में ही छुपा है, तो उसका मैं पहले जवाब दिए दे रहा हूं कि हम परिवार वाले लोग हैं, तो हमारा परिवार भी है और परिवार की जिम्मेदारियां भी। एक नेता के रूप में, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, एक पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में जितनी जिम्मेदारियां हैं, उसका कुछ अंश हमारे परिवार में हमारी बेटी है, बेटा है, बहन है, भाई है या रिश्तेदार है, उनकी भी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना हमारा ही दायित्व है। तो वो हम अपना काम पूरा कर रहे हैं। लेकिन हमें जिम्मेदारी अमिताभ जी जनता ने 47 सीटों की दी थी। 325 सीटों की तो उनको मिली थी जो एक मठ में बैठ के घंटा बजा रहे थे। और वो क्या कर रहे थे जब कोरोना काल आया था? क्यों ये पहुंचे कहां? पश्चिम बंगाल, फिर कहां पहुंचे? तमिलनाडु, फिर कहां पहुंचे? केरल, फिर कहां पहुंचे? असम, हर जगह पहुंच रहे हैं। और क्या करने पहुंच रहे हैं? वोट मांगने, वोट मांग रहे थे। और उत्तर प्रदेश की जनता तड़प तड़प के ऑक्सीजन भाई मनोज यादव एक बात जो आपने की उस पर मुझे वो है, इस बात को हमको जरूर देखना चाहिए। ये राजनीति में शायद ये तर्क औचित्यपूर्ण नहीं कि हमको जिम्मेदारी 47 की थी, उनको 325 की थी। नहीं, जो भी राजनीतिक दल लड़ता है, राजनीति करता है, चुनावी प्रक्रिया में शामिल होता है, उसका दृष्टिकोण यही होना चाहिए कि पूरा प्रदेश मेरी जिम्मेदारी में। आप सरकार बनाने के लिए लड़ते हैं, बनी नहीं बनी अलग बात है। कल को आप कहोगे जितनों ने हमको वोट दिया वो उन्हीं के प्रति हमारी जिम्मेदारी, तो ये ठीक नहीं जी। हूं, भागूंगा नहीं किसी सवाल से। अभी आपने हफ्ते भर पहले आपने खबर पढ़ी होगी कि 3 लाख केस उत्तर प्रदेश की सरकार कोरोना काल में जो लागू किए, जिन पे लगाए केस उत्तर प्रदेश के लोगों पे, वो वापस लेने जा रही है। तो बीजेपी वाले पे तो केस लगे नहीं थे, इस पे लगे थे वो 3 लाख केस। ये बात पूछनी पड़ेगी और इस पे आपका भी मैं टिप्पणी चाहूंगा जी कि क्या बीजेपी की सरकार ने अपने लोगों पे 3 लाख केस मुकदमे लगा दिए थे कोरोना काल के उल्लंघन के? हम पे लगे थे। हम राशन बांट रहे थे, हम दवाई बांट रहे थे, हम सिलेंडर बांट रहे थे, अगर हम आंदोलन कर रहे थे, हम सरकार से मांग कर रहे थे, तो हम पे मुकदमे लगे। मनोज यादव आएंगे आपके पास आएंगे। रुकिए एक मिनट आएंगे आपके पास। अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ गई है भारतीय जनता पार्टी से, उनको भी मैं बहस के बीच में ले आऊं। अनिला जी, आज एक बड़ी धुंध साफ हुई, भाजपा के अंदर कम से कम अब राहत रहेगी। अभी भाजपा के अंदर ही कुछ ना कुछ चलता रहता था, कानाफूसी कि योगी जी चेहरा होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। कोई कहता था होंगे, कोई कहता था नहीं होंगे, कोई कहता था दिल्ली डिसाइड करेगी, कोई कहता था विधायक दल की बैठक होगी चुनाव के बाद वो तय करेंगे, ब्ला 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 करके बड़ा लंबी फेरिस्त थी। और कोई ना कोई एएनआई का माइक देख के कुछ ना कुछ बयान दे ही देता था, तो फिर खबर चलने लगती थी। आज कम से कम अमित शाह ने वो धुंध साफ करके आप लोगों को राहत दी ना, इतनी बात तो मुझे लगता है ठीक है। मेरी राम राम सबको, अमिताभ जी। और पहली बार मैं आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका पैनल शेयर कर रही हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप बेहद अच्छी तरीके से समझते हैं। वैसे तो आप पूरी राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप, मैं कहूंगी, विकिपीडिया है। आप उन जर्नलिस्ट में से हैं जो कहते हैं ना, यू कैन रीड एनीथिंग अबाउट पॉलिटिक्स ऑन योर पाम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आपस में कभी भी कोई भी प्रकार का मतभेद नहीं था। ये एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है और खासतौर से विपक्षी दलों के द्वारा किया जाता है। ये कुछ भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले जर्नलिस्ट भी जो है ज्यादा प्रेम दिखाते हैं और देखते हैं कि भाई शायद कुछ मतभेद हो रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं था। संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी हमेशा काम करती है। हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है, व्यक्ति विशेष सर्वोपरि नहीं है। बाकी राजनीतिक दल देखिए व्यक्ति विशेष से पूरा चलते हैं, परिवार विशेष से पूरा चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन से, संगठन से सब कुछ चलता है। बाकी लोगों की ठीक है, उनकी मंशाएं होंगी, शायद कोई फूट पड़ जाए भारतीय जनता पार्टी में, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। 4.5 वर्ष में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के लिए निरंतर कार्य किया है, वो अपने आप में अद्वितीय है। इस प्रकार के इतिहास में
उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में मैंने तो किसी मुख्यमंत्री को इस प्रकार से कर्मठता से कार्य करते हुए नहीं देखा। कर्मठता ही नहीं, मैं कहूंगी कि पूरी पूरी स्पष्टवादिता से जी। और मैं इतनी माइक्रो मैनेजमेंट वो करते हैं, अधिकारियों के बीच में जाकर बैठ के करना, किस प्रकार से लाभ पूरा पहुंचाना। तो जो मुख्यमंत्री जो है हर लेवल पर जाकर चीजों को देखता है, तो वो डेफिनेटली डेडिकेटेड है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए। सारे वर्टिकल्स देख लीजिए अमिताभ जी, राइट फ्रॉम हेल्थ टू एजुकेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर टू सिक्योरिटी टू सेफ्टी टू लॉ एंड ऑर्डर, किस वर्टिकल पे ये खड़े नहीं उतरे हैं। मैं ओपन चैलेंज देती हूँ कि आप जो भी मुख्यमंत्री पहले रहे हो, चाहे अपराधियों पर राज करने वाले रहे हो, चाहे भ्रष्टाचारियों को पनाह देने वाली हो, कोई भी आ जाए, मैं सीधे सीधे चैलेंज करती हूँ और काम का कंपैरिजन कर ले। फ्लाइंग कलर्स से योगी आदित्यनाथ जी आपको जीतते हुए दिखाई देंगे। जी अनिला जी, एक सवाल मेरे जहन में आता है जी। अभी कुछ दिन पहले योगी जी ने बहुत दृढ़ता के साथ, बहुत फोर्स के साथ इस बात को रखा एक मंच पर कि अयोध्या में गोली चलाने वाले लोगों को की सरकार को भूला नहीं जा सकता और भूलना भी नहीं चाहिए। उसी बात को आज अमित शाह ने रिट्रेट किया। ठीक, एक पहलू ये। दूसरा पहलू मैं देखता भी 3 दिन पहले मुजफ्फरनगर में थे ओवैसी, उन्होंने कहा कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था उसको भूलना नहीं चाहिए और किसी सूरत में मत भूलो, और अगर भूलने की नौबत आए तो बादाम खाओ ताकि मेमोरी ठीक रहे और याद रहे। ये मामला कुछ नहीं समझ आ रहा। नहीं, कड़वी चीजें दुनिया, हम लोग जिस लोक जीवन से आए, हम लोग ये सुनते आए कि कड़वी चीजें छोड़ो, भूलो, आगे बढ़ो। अब राम मंदिर बन रहा है, भव्य राम मंदिर बन रहा है, प्रसन्नता का विषय है, कड़वी यादें छोड़ दे। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। और कुछ ऐसे सबक होते हैं इतिहास में जी कि हमेशा याद रखना चाहिए, जिसकी वजह से वो जो सबक मिलता है भविष्य में उस प्रकार के जो सर्कमस्टेंसेस हैं दोबारा ना खड़े हो सके, और अगर खड़े होते तो इस बार तैयारी से रहो। देखिए, मुजफ्फरनगर का 2013 का दंगा कौन भूल जाएगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार। आप और ओवैसी दोनों इस मामले में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं मुजफ्फरनगर के मामले में कि दंगा भूला नहीं जाना चाहिए। देखिए, ओवैसी साहब जो हैं, यहाँ पर मैंने कई साल पहले कहा था कि जिन्ना इन मेकिंग है। अब वो मुजफ्फरनगर में कुछ कह दें और मुजफ्फराबाद में कुछ कह दें, उत्तर प्रदेश में उनकी बातों का कोई असर होता नहीं है अमिताभ जी। परंतु मैं कहती हूँ बिल्कुल मुजफ्फरनगर का दंगा बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। किस प्रकार से सपा और कांग्रेस ने मिलकर वहां पर जो एक खाई करने की कोशिश करी थी जाटों और मुसलमानों के बीच में। कांग्रेस कहाँ वहां थी अनिला जी? आप तो उस इलाके से आती हो, कांग्रेस कहाँ थी वहां? सपा का मान भी सकते, कांग्रेस केंद्र में है ना, केंद्र की नजर में तो सब कुछ रहता है जी। और जिस प्रकार से अयोध्या में सरयू नदी को लाल कर दिया गया था, कार सेवकों के ऊपर गोलियां चला दी गई थी, वो भी बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए।